तो आज हम देखते हैं जो यूएन रेजोल्यूशन लाया गया था गाज़ा के बारे में उसके लिए। तो जो जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन लाया गया था उसको कहा गया था इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस इन द इजराइल हमास वॉर। ये पास हो गया है रेजोल्यूशन, बट जिन कंट्री ने इसको सपोर्ट किया या जिसने स्टेन किया उसके बारे में हम देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो इसके फेवर में जो वोटिंग हुई वो हुई है 120, और जो अगेंस्ट में वोटिंग हुई वो हुई है 14, और जो एब्सटेन किया जिन कंट्रीज़ ने वो है 45। अब हम देखते हैं जिन कंट्री ने अगेंस्ट में वोट किया है वो, जैसे तो आप देख सकते हैं जैसा कि वो है रेड में, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट, टोंगा, पैराग्वे, इसराइल, ऑस्ट्रिया एटसेट्रा। जो फेवर में करें आप देख सकते हैं अफगानिस्तान, अल्जीरिया, फ्रांस, गैबॉन, गैम्बिया, गाना एटसेट्रा। और जिन कंट्रीज ने एब्सटेन किया है वो हैं जैसे कि इंडिया, डेनमार्क, साइप्रस, यूक्रेन, जर्मनी एटसेट्रा। अब हम देखते हैं कि जो यूएन रेजोल्यूशन लाया गया था उसमें क्या क्या कहा गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और हमने इसका जो पीडीएफ है वो निकाला है। इसके बारे में जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था वो किया गया था जॉर्डन के द्वारा, और इन कंट्रीज़ के द्वारा उसको सपोर्ट किया गया था। आप जैसे कि देख सकते हैं जो इसके अंदर पॉइंट्स दिए गए हैं, इसके अंदर किसी भी जगह पर हमास का मेंशन नहीं किया गया है, या हमास जो सिविलियंस को मार रहा है या कुछ भी कर रहा है इनमें से। तो इसमें सिर्फ यही कहा गया है कि हम जो वॉयलेंस है उसको कंडेम करते हैं, पैलेस्टीनियन या इजरायली सिविलियंस मर रहे हैं, हम रिकॉल करेंगे, अपहोल्ड करेंगे प्रिंसिपल एटसेट्रा। और इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है कि हमास गलत कर रहा है एटसेट्रा। तो जो मैक्सिमम कंट्रीज़ हैं जिन्होंने एब्सटेन किया है या इसके अगेंस्ट में वोटिंग की है, उन्होंने यह तर्क दिया है कि जो कंट्री है या जो यूएन है जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने हमास का ना ही बहिष्कार किया है, और जो इजरायली सिविलियंस को मारा जा रहा है या जो उनको वुमेंस को या चिल्ड्रंस को बंधक बनाया जा रहा है उसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। इसकी वजह से इंडिया ने और काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ ने एब्सटेन किया और उसके अगेंस्ट में वोटिंग की है। अब हम ये देखते हैं कि जो यूएन रेजोल्यूशन में अमेंडमेंट की गई थी उसके बारे में। तो जो एक कनाडा ने प्रपोज किया था अमेंडमेंट, जो कि बैक किया गया था यूएस और वेस्ट के द्वारा, बट इसके जो अमेंडमेंट था वो पास नहीं हुआ क्योंकि जो 88 वोट्स थे इसके फेवर में पड़े, और जो 55 वोट्स थे इसके अगेंस्ट में, और 23 ने अब्सटेन कर दिया। बट जो भी इसको पास करने के लिए चाहिए होता है उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, बट 2/3 मेजोरिटी इसमें बन नहीं रही थी, तो इसकी वजह से इसको पास नहीं किया गया, और जो कंट्रीज अब्सटेन करते हैं उसको नॉट वोटिंग में काउंट किया जाता है। इंडिया ने इसको वोट किया था कैनेडियन अमेंडमेंट को, और जी काफ़ी ज़्यादा अरब नेशंस ने उसको अपोज किया था, जैसे कि तुनीसिया को छोड़कर। आप देखते हैं जो इंडिया ने एब्सटेन किया इसके लिए इन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दी है। तो इंडिया ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है इसके बारे में कोई खास नहीं दिया है। जो इंडिया का डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में, योजना पटेल, उन्होंने ये कहा कि जो कैजुअलिटीज हो रही है ऑनगोइंग वॉर में ये सीरियस है और कंटिन्यूइंग कंसर्न है ये, जहाँ तक कि बच्चों और जो चिल्ड्रन के साथ किया जा रहा है वो और भी ज़्यादा गलत है। बट इंडिया ने इसका कोई एक्चुअल कारण नहीं बताया कि हमने क्यों एब्सटेन किया, बस इन्होंने ये कह दिया कि हम डीपली कंसर्नड हैं, ये जो सिचुएशन है इसको बंद होनी चाहिए और सिविलियंस को नहीं मारना चाहिए एटसेट्रा। अब हम देखते हैं कि जो अपडेट्स हैं इसराइल गाजा वार में उसके बारे में। जो इसराइली मिलिट्री है उन्होंने ये ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है गाजा के अंदर आर्मर्ड व्हीकल्स के साथ, और मैसिव फायर उन्होंने शुरू कर दिया है। और इसराइली मिलिट्री ने यह कहा है कि हमने रात को आईडीएफ फाइटर्स ने जो असैम रबू रबाका है, जो कि हेड ऑफ हमास था एरियल एरे का, उसको मार दिया गया है, जिन्होंने यूएवी, ड्रोन्स, पैराग्लाइडर्स, डिटेक्शन, डिफेंस वगैरह सब किया था हमास के लिए। तो इसको मारा जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है इसराइल के द्वारा। जैसा कि हमें पता है कि इसराइल ने काफ़ी ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स करी है, जिसकी वजह से जो इंटरनेट और फ़ोन सर्विसेज है गाजा में वो बिल्कुल ही बंद हो चुकी हैं, और जो 2.3 मिलियन रेजिडेंट्स हैं उसमें एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन सब जगह से वो कट हो चुकी हैं। तो ये जो डेवलपमेंट किया है इसराइली मिलिट्री ने गाजा के अंदर जो ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे हैं, और जो उन्होंने हमास की टेरिटरी को कब्जा लिया है या आप कह सकते हैं इन्वेजन कर लिया है, तो ये एक बहुत ही पोटेंशियल फुल स्केल वॉर की तरफ बढ़ रहा है ये युद्ध। अब हम देखते हैं कि जो ये कंडीशंस है गाजा की या कुछ और कंडीशंस हैं उसके बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं बीबीसी का आर्टिकल है, इसमें डिस्ट्रक्शन दिखाई गई है जो कि इसराइल ने की है गाजा के अंदर। जैसे कि ये फर्स्ट में 2023 का मैप है, सैटेलाइट इमेज है, और ये 21 अक्टूबर 2023 की ये सैटेलाइट इमेज है जो कि बेट हनोन गाजा की है, और ये 10 अक्टूबर की है, 21 अक्टूबर की है। जैसे कि आप देख सकते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा ही डिस्ट्रक्शन दिखाई गई है। तो जो और ये अलकरमा जो एरिया है उसकी डिस्ट्रक्शन दिखाई गई है, और ये तात्रा एरिया की डिस्ट्रक्शंस दिखाई गई हैं एटसेट्रा। और जो बेंजामिन नेतन्याहू ने जो एक वीडियो ट्वीट करी है उसके बारे में, इसमें भी जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल को, उन्होंने यह भी बताया है कि जो हॉस्पिटल्स हैं गाजा के अंदर उन्होंने हमास ने उनको एक हेडक्वार्टर में तब्दील कर दिया है टेरर की। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में उन्होंने एक ट्वीट कर यह वीडियो दिखाई है।
And the problem that I usually there and Sunday but what तो अब जो ये हमास है ये अब ये गलत ही कर रहा है, जो कि हॉस्पिटल्स को निशाना बनाने के लिए इसराइल को उकसा रहा है, ताकि अगर इसराइल इस पर निशाना साधता है हॉस्पिटल्स पर तो उनकी और भी ज़्यादा आलोचना होगी और यूएन में इनके खिलाफ और भी ज़्यादा सख्त कानून लिए जाएंगे या इनके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा स्टेप्स लिए जाएंगे। अब हम देखते हैं कि जो ये यूएन है, ये यूएन बार बार आता है कि यूएन में रेजोल्यूशन लाया गया करा गया, ये यूएन है क्या? तो जो ये यूएन है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पर्पस था कि इंटरनेशनल पीस करना, सिक्योरिटी करना, फ्रेंडली रिलेशंस बनाना अमंग नेशंस, इंटरनेशनल कोऑपरेशन बनाना, सेंटर फॉर हार्मोनाइजेशन करना इन कंट्रीज के बीच में। उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी बनाई गई थी। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में, यूनाइटेड स्टेट्स में। बट इसके कुछ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल प्रिविलेजेस भी हैं, जैसे कि इसके ऑफिस हैं जिनेवा में, नायरोबी में, वीना में, द हेग में, एटसेट्रा में। जो यूएन है इसको एस्टेब्लिश किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद विद द एम ऑफ प्रिवेंटिंग फ्यूचर वर्ल्ड वॉर्स। और जो इसको पहले बनाया गया था लीग ऑफ नेशंस, बट 25 अप्रैल 1945 को 50 नेशंस मिले, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करी, एक यूएन चार्टर दिया, तो 25 जून 1945 को इसको यूनाइटेड नेशंस का नाम दे दिया गया। तो जो ये चार्टर था 24 अक्टूबर 1945 को इफेक्ट में आ गया था, जहाँ से यूएन ने अपने ऑपरेशंस करने शुरू कर दिए थे। और जो इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स है चार्टर के अंदर वो है मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, डिलीवरिंग ह्यूमैनिटेरियन एड, प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ। तो जब ये फाउंड की गई थी 1945 में तब इसके 51 मेंबर स्टेट्स थे, बट ये 2023 में इसके आते आते अब वो 93 मेंबर्स हो गए हैं। अब हम देखते हैं जो यूएन है और उसकी मेन बॉडीज हैं उसके बारे में। तो यूएन के अंदर 6 इसकी मेन बॉडीज आती है: जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूएन सेक्रेटेरिएट। तो सबको ये जो बनाया गया था 1945 में ही बना दिया गया था। अब हम देखते हैं जो जनरल असेंबली है उसके बारे में। तो जो जनरल असेंबली है ये मेन डेलिब्रेटिव पॉलिसी मेकिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है यूएन का। जो 193 मेंबर स्टेट्स है यूएन के, वो सारे जनरल असेंबली में अपना अपना वोट दर्ज करते हैं। तो हर साल इसके सितंबर में एक फुल यूएन मेंबरशिप मीट होती है न्यूयॉर्क में, जहाँ पर सारे अपने देश हैं जो अपने कोई भी डिप्लोमेट भेजता है या कोई फॉरेन मिनिस्टर भेजता है और वहाँ पर जाकर एक डिबेट करते हैं। और जो डिसीजंस होता है वो 2/3 मेजोरिटी के बेसिस पर लिया जाता है। और जो जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट होता है वो एक टर्म की ऑफिस के लिए चुना जाता है, 1 साल के लिए। अब हम सेकंड है सिक्योरिटी काउंसिल। जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर द यूएन चार्टर, जिसकी वजह से इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बने रहे। इसके अंदर 15 मेंबर आते हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। जो 5 परमानेंट आते हैं वो है रशिया, चाइना, यूएसए, फ्रांस और यूके। और जो इंडिया है, इंडिया की भी बात चल रही है कि इसको जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसको परमानेंट सीट दी जाए। जैसे कि हमें पता है कि हमें भी 2 बार सीट्स ये ऑफर हो चुकी हैं, बट जो हमारे पूर्व पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपने जो चाइना को सौंप दी थी ये सीट, या मतलब यूँ कह सकते हैं कि चाइना के डर से उनको दे दी थी कि, और ये कह दिया था कि हमें ये सीट्स नहीं चाहिए। तो इस चार्टर के अंदर जो मेंबर स्टेट्स हैं सारे जो कंप्लाई करना होता है इनको, जो भी काउंसिल का डिसीजंस लिया जाता है। और इसके अंदर वीटो पावर भी होती है। अगर मतलब किसी एक जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उन्होंने एक वीटो कर दिया है तो कोई भी डिसीजन जो लिया गया है वो मान्य नहीं होगा। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी है वो हर महीने रोटेट होती रहती है, जैसे जैसे भी टाइम बीतता जाता है ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज को दिया जाता है। और थर्ड है अब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है ये प्रिंसिपल बॉडी है कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी रिव्यू, पॉलिसी डायलॉग एंड रिकमेंडेशन देना इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज पे। और ये ज़्यादातर इंप्लीमेंटेशन भी करवा देती है इंटरनेशनल एग्रीड डेवलपमेंट गोल्स के, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह हैं वैसे। तो जो सर्व करती है सेंट्रल मैकेनिज्म जो यूएन की एक्टिविटीज़ हैं या यूएन का जो सिस्टम है उनको बताने में। इसके 54 मेंबर्स हैं जो कि इलेक्टेड किए जाते हैं जनरल असेंबली के द्वारा 3 साल के लिए। अब हम देखते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल। जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है उसको एस्टेब्लिश किया गया था 1945 में यूएन चार्टर के द्वारा अंडर चैप्टर 13, ताकि प्रोवाइड किया जाए इंटरनेशनल सुपरविजन फॉर 11 ट्रस्ट टेरिटरीज दैट हैव बीन प्लेस्ड अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 7 मेंबर स्टेट्स एंड इंश्योर दैट adequate steps were taken to prepare the territories for self-government and independence।
तो बाय 1994 जो सारे ट्रस्ट टेरिटरीज थे उन्होंने अपनी सेल्फ गवर्नमेंट बना ली थी या इंडिपेंडेंस गेन कर ली थी, जिसकी वजह से जो कंट्रीज हैं वो अपने अपने डिसीजन खुद ही ले सकते हैं। जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है सस्पेंड कर दिए थे उसने ऑपरेशन 1 नवंबर 1994 को। तो उन्होंने 25 में 1994 को एक अमेंड किए थे अपने रूल्स को, जहाँ पे ये जो मीट करते थे एनुअली उनको ख़त्म कर दिया। और ये मीटिंग तभी करेंगे कोई अगर ऐसा ओकेजन आता है, किसी को भी ज़रूरत पड़ती है तो। और अगला है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो उसका जो हेडक्वार्टर है वो है द हेग नीदरलैंड में, जो कि एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। ये वन ऑफ द ओनली 6 और प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के जो कि न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। तो जो कोर्ट का रोल है वो उसको क्या है कि वो सेटल करना अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ, लीगल डिस्प्यूट सुलझाना अमंग स्टेट्स, एडवाइजरी देना लीगल क्वेश्चंस पे एटसेट्रा। ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अलग है। और जो लास्ट आता है वो आता है सेक्रेटेरिएट। जो यूएन सेक्रेटेरिएट है उसके अंदर आता है सेक्रेटरी जनरल और जो 10 of thousands ऑफ द इंटरनेशनल यूएन स्टाफ है जो डेली वर्क संभालते हैं यूएन का। और जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं यूएस ऑर्गेनाइजेशन के, जिसको अपॉइंट किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 5 years रिन्यूएबल टर्म के लिए। और जो है सेक्रेटरी जनरल होते हैं एक सिंबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन आइडल्स, और एडवोकेट भी करते हैं सारे वर्ल्ड के पीपल को, स्पेशली द पुअर एंड द वल्नरेबल पीपल। और जो यूएन का स्टाफ है जो भी रिक्रूटेड किया जाता है इंटरनेशनली और लोकली, ये सारे ड्यूटी स्टेशंस पर अपने काम करते हैं। और जो यूएन ने है उसके जब से ये फाउंड हुई है काफ़ी ज़्यादा ब्रेन मैन एंड वोमेन ने अपनी लाइफ भी दी है यूएन को अपनी सर्विस देते देते, कि हम यही चाहेंगे कि जो है वॉर है जल्द से जल्द ख़त्म हो और जो इनोसेंट लाइफ्स हैं वो बचे। सो थैंक यू, होप फॉर द बेस्ट।